हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। ये जो क्लास है ये क्लास एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की क्लास है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक या दो क्लासेस देखने के बाद आपसे किसी भी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नहीं कहा जाता है। बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप मन लगाकर पढ़िए, तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हासिल कीजिए। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी एनटीए के द्वारा सीयूईटी पीजी एमएड एंट्रेंस 2026 का फॉर्म रिलीज किया जाएगा तो उसकी सूचना आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी भेजी जाती हैं। और जब भी क्लास अपलोड होती है तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे भेजा जाता है। हम लोग इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का अर्थ जाना था, व्यक्तित्व की परिभाषा जानी थी और व्यक्तित्व का नेचर जाना था, और व्यक्तित्व के विकास से संबंधित जो सिगमंड फ्रायड का थियरी है उसको भी हमने देखा था, जो साइको एनालिटिकल थियरी जिसको कि बोला जाता है। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले तो आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। स्लिप ऑफ टंग के कारण मैं थोड़ा सा मिस्टेक से बोल कुछ गया था, तो आप उसको थोड़ा करेक्ट सबसे पहले कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि विकास की 5 अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड ने बताई थी। विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड ने बताई थी। उन 5 अवस्थाओं में एक अवस्था थी फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज जिसे कि हिंदी में क्या बोला जाता था? सुसुप्ता अवस्था। सुसुप्ता अवस्था 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये स्टेज था। और इसमें मैंने बताया था कि 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो ओडीपस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ग्रंथि होता है, ओडीपस कॉम्प्लेक्स, और एक आपका होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपको इसी के बारे में यहाँ पे देखना है। जो ओडीपस कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? एक पुत्र का अपनी मां के प्रति आकर्षण, अपनी मां के प्रति आकर्षण। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो लड़कियों में होता है, यानी कि पुत्री का अपने पिता के प्रति आकर्षण, अपने पिता के प्रति आकर्षण, पिता के प्रति आकर्षण, ये चीज है। तो 3 से 6 साल के अवस्था में जब फेलिक स्टेज, सुसुप्ता अवस्था बच्चों में आता है, यह अवस्था, तो उस अवस्था में अगर पुत्र है तो उसमें ओडीपस ग्रंथि देखने को मिलती है, और अगर पुत्री है तो उसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि देखने को मिलती है। ओडीपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जो बच्चा होगा उसका आकर्षण अपनी माँ के प्रति होगा इस उम्र में, और जो बच्ची होगी उसका आकर्षण अपने पिता के प्रति होगा। तो यही चीज थी जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा उलट पुलट हो गई थी, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में हम आते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से संबंधित एक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, और ये सिद्धांत गॉर्डन ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिस सिद्धांत का नाम है ट्रेट थियरी। क्या नाम है? ट्रेट थियरी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो गॉर्डन ऑलपोर्ट हैं उन्हें व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, यानी पर्सनालिटी पे सबसे पहले जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया वो गॉर्डन ऑलपोर्ट ही थे। इसीलिए इनकी थियरी को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, और पहले नंबर पे पढ़ रहे हैं।
ठीक, इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्राइड आ चुके थे, तो इसलिए सिगमंड फ्राइड की जो भी थियरी थी व्यक्तित्व से संबंधित, मैंने आपको पहली क्लास में ही पढ़ा दिया है। तो आज हम देखेंगे ट्रेट थियरी को गार्डन अल्पोर्ट की। तो इस थियरी को देने वाले गार्डन अल्पोर्ट थे। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा गार्डन अल्पोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं। एक एक चीजों को आराम से मैं आपको बताता चलूंगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है, और मैं आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जो महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में फंस सकता है, उसको कम से कम आप नोट डाउन करते चलिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्यों। चलिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग आप क्या डालेंगे? हेडिंग आप सबसे पहले डाल लीजिए गार्डन अल्पोर्ट। बाइलैंग्वेज हम चलेंगे, तो किसी भी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गार्डन अल्पोर्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि इस थियरी को देने वाले यही थे। तो सबसे पहले आप इनका जन्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जन्म। सबसे पहले आप इनका जन्म लिखेंगे, और इनका जन्म क्या है? इनका जन्म है आपका 11 नवंबर 1897। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आप जन्म स्थान भी लिखेंगे। आप जन्म स्थान लिखेंगे मोंटेजुमा। मोंटेजुमा इंडियाना, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जन्म हुआ था इनका। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 अक्टूबर 1963 को। मृत्यु आप लिखेंगे 9 अक्टूबर 1963 को। और मृत्यु का स्थान जो था आप लिखेंगे कॉम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूएसए। ये हो गया इनके जन्म और मृत्यु की बात। इसके बाद आप लिखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व पर सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित करने वाले व व्यक्तित्व मनोविज्ञान के संस्थापकों में इनकी गिनती होती है। व्यक्तित्व पर सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित करने वाले, या कह सकते हैं कि सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने वाले, या फिर व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जो संस्थापक हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उस लिस्ट में इनका नाम आता है, गार्डन अल्पोर्ट महोदय का। ये चीज आप अपना नोट कर ले, क्योंकि क्या है, ये महत्वपूर्ण है।
चलिए आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे इन्होंने व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यक्तित्व का गुण, व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत दिया था, जिसे कि इंग्लिश में ट्रेट थियरी बोलते हैं। तो इसी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसी सिद्धांत को देने के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, इनको जाना जाता है। और इसी के साथ साथ आप इनके बारे में और क्या चीज लिखेंगे कि ये हार्वर्ड के विद्यार्थी रहे हैं। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये हार्वर्ड के विद्यार्थी रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कि इनके शिष्य कौन कौन थे, तो इनके शिष्य बहुत ही प्रचलित मनोवैज्ञानिक रहे हैं। आप नाम लिख सकते हैं स्टेनली मिलग्राम, स्टेनली मिलग्राम, जेरोम एस ब्रूनर, ये क्या रह चुके हैं? इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत को देने के लिए इनको जाना जाता है। हार्वर्ड के विद्यार्थी रहे हैं और इनके शिष्य जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, स्टेनली मिलग्राम और जेरोम एस ब्रूनर। ठीक, ये चीज आप लिखेंगे। इसके बाद आगे क्या है, तो आगे हम देखते हैं आगे क्या चीजें। मैं मिटा देता हूं, इतनी चीजें आप लिख लीजिए। देखिए, जब इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या किया, एंट्री की, तो उस समय दो आपको प्रचलित विचारधारा देखने को मिलेंगे। उस समय आपको दो प्रचलित विचारधारा देखने को मिलेंगे, दो प्रचलित विचार देखने को मिलेंगे। वो दो प्रचलित विचार कौन कौन से थे? एक आपका था मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। तो जो गार्डन ऑलपोर्ट होते हैं वो करते क्या है, इन दोनों ही विचार को क्या कर देते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन दोनों ही विचारों को क्या कर देते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। अब चूंकि ये दोनों के विचारों को क्या करते हैं? अस्वीकार कर देते हैं, तो इनके पास क्या रास्ता बच जाता है? ये स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करते हैं। स्वयं का दृष्टिकोण, स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करते हैं। स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करते हैं। और इनका जो दृष्टिकोण था या इनका जो सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? तो इनका जो दृष्टिकोण था वो आधारित था व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं और परिस्थिति जन्य चरों के महत्व पर, यह चीज था। आपको अगली लाइन जो लिखनी है काफी महत्वपूर्ण है, आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे?
अल्पोर्ट, सिगमंड फ्रायड से जब वियना में मिले तो फ्रायड का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्या हुआ? गहरा प्रभाव पड़ा। इसी प्रभाव का परिणाम मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका स्वयं का दृष्टिकोण सामने आना था। चलिए समझिए। देखिए, जो गॉर्डन ऑलपोर्ट थे, जिस समय इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहा, उस समय दो प्रचलित विचार हुआ करते थे। एक तो मनोविश्लेषणवाद, जो कि सिगमंड फ्रायड का विचार होता था, और दूसरा होता था व्यवहारवाद। तो ये दोनों ही विचारों को इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। चूंकि दोनों विचारों को ये अस्वीकार कर रहे थे, तो इन्हें अपना स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करने का जरूरत था। भाई, अब किसी विचार को जब नहीं मानिएगा तो आप ये तो बताइएगा ना कि भाई सही विचार क्या है। तो इसलिए इन्होंने अपना स्वयं का दृष्टिकोण विकसित किया, और जो इनका स्वयं का दृष्टिकोण था, यानी इनका जो सिद्धांत था ट्रेड थियरी ऑलपोर्ट की, तो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं और परिस्थिति जन्य चरों के महत्व पे है कि जैसी परिस्थिति बनती है हमारे व्यक्तित्व में, वैसी चीजें परिलक्षित होती हैं, सामने आती हैं। तो परिस्थिति अकॉर्डिंग हमारा व्यक्तित्व सामने दिखता है। तो इनका जो सिद्धांत था वो व्यक्तिगत भिन्नताओं और परिस्थिति जन्य चरों के महत्व पर आधारित था। इसके बाद आपको ये चीज जानना बड़ी जरूरी है कि जो ऑलपोर्ट थे वो सिगमंड फ्रायड से मिलने वियना भी गए थे, क्योंकि उसमें सिगमंड फ्रायड एक जाना माना नाम हुआ करता था, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वो थे। तो ये वियना उनसे मिलने गए, और जब फ्रायड से वियना में मिले उनके कार्यालय में, तो फ्रायड का जो प्रभाव था इन पे बड़ी गहरा पड़ा, और इसी प्रभाव का परिणाम था कि इन्होंने अपना दृष्टिकोण भी सबके सामने लाया, इनका दृष्टिकोण भी सबके सामने आ पाया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जब ये सिगमंड फ्रायड से मिलने वियना में गए उनके कार्यालय में, तो फ्रायड को इन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। वो कहानी क्या सुनाई? फ्रायड को इन्होंने बोला कि जब मैं ट्रेन से आपके यहाँ आ रहा था वियना, तो उस समय क्या हुआ कि मुझे एक गंदा लड़का मिला, एक लड़का मिला जो गंदगी से नफरत करता था। वो किसी भी गंदे व्यक्ति को देखता था तो उससे दूर चला जाता था, और वो बच्चा ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी जो माँ थी वो बहुत दबंग महिला थी। तो जब ये कहानी ऑलपोर्ट ने फ्रायड को सुनाई, तो फ्रायड ऑलपोर्ट की तरफ गौर से देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं कि वो बच्चा तुम ही थे। तो जब वो एक झटके में बता देते हैं कि जो कहानी ऑलपोर्ट ने सुनाई थी वो कहानी ऑलपोर्ट महोदय की ही थी, तो ऑलपोर्ट को बड़ी आश्चर्य होता है, और वो बड़ी प्रभावित होते हैं उनसे, और फिर उनको लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीजें थे वो मैंने आपको बता दी, जिससे कि आप इनकी थियरी को कनेक्ट कर सकते हो, इनके सिद्धांत को अच्छे से समझ सकते हो, और एग्जाम में भी इससे आउट ऑफ क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए, इतनी चीजें मैं इरेज कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। अब चलिए, इनके सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं चीजें। इनके सिद्धांत के बारे में मैं आपको चीजें थोड़ा डिटेल में बताता हूं।
तो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे आप? व्यक्तित्व का सिलगुड़ सिद्धांत, सिलगुड़ सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे ही क्या बोलेंगे? ट्रेट थियरी, पर्सनालिटी ट्रेट थियरी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेट का मीनिंग समझा देता हूं कि क्या है। तो ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं सिलगुड़। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं सिलगुड़। सिलगुड़ का क्या मतलब होता है? तो गुड़ मतलब तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है? लक्षण होता है, कोई भी विशेषता होती है। सील का मतलब क्या होता है? तो सील मतलब होता है मुहर। आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप प्रिंसिपल से साइन कराने जाते होंगे, तो विद्यालय का वो मोहर मारते होंगे और फिर साइन करते होंगे। तो हमारे व्यक्तित्व पे जो गुड़ छप जाता है उसी को बोला जाता है सिलगुड़। तो व्यक्तित्व का सिलगुड़ सिद्धांत इन्होंने दिया था। ट्रेट का मतलब क्या है? सिलगुड़। ऐसे गुण जो हमारे व्यक्तित्व में क्या है? निहित हैं। तो देखिए, आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें इनके सिद्धांत के अंदर लिख लीजिए जो आपको समझने में सहायता करेंगे। आप लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न सिलगुड़ों से मिलकर बना होता है। व्यक्तित्व विभिन्न सिलगुड़ों से मिलकर बना होता है। मानव व्यक्तित्व को इन सिलगुड़ों के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। नीचे लिखेंगे आप, उदाहरण के लिए ईमानदारी, सच्चाई आदि ये सभी सिलगुड़ हैं। जो मानव व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। ये गुण दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें स्थिरता प्रकट होनी चाहिए।
प्रकट होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक, इस सिद्धांत को कैटेल इसेनक के कार्य से सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला, सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। चलिए, यहां तक हम समझते हैं चीजों को। इनका जो व्यक्तित्व का सिलगुड़ सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा व्यक्तित्व है वो विभिन्न सिलगुड़ों से मिलकर बना है। सिलगुड़ क्या है? ऐसे गुण जो हमारे व्यक्तित्व पे छप गए हैं, हमारे व्यक्तित्व में निहित है, हमारे अंदर निहित है, तो उन्हीं से मिलकर हमारा व्यक्तित्व बना है। मानव व्यक्तित्व को इन सिलगुड़ों के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। मैं अगर पूछूं कि राम भगवान का व्यक्तित्व कैसा था, आप बोलोगे राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी मर्यादा में रहने वाले पुरुष थे। तो मर्यादा क्या है भैया? उनका एक सिलगुड़ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कैसा था, तो आप बोलोगे अहिंसा के पुजारी थे, सत्य को पूजते थे। तो सत्य और अहिंसा उनके क्या थे? सिलगुड़ थे। मैंने यहाँ बोला ना कि ईमानदारी, सच्चाई आदि ये सभी सिलगुड़ हैं। तो उदाहरण के लिए ईमानदारी, सच्चाई आदि ये सभी सिलगुड़ हैं जो मानव व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। ये गुण दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें स्थिरता प्रकट होनी चाहिए। समझिए चीजों को। आज जो राजनेता हैं, जो लीडरशिप आज की निकल रही है, उसमें कुछ लीडर आपको ऐसे मिलेंगे जो हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी की जब जयंती होती है तो दिखावे के लिए उनको नमन करते हैं, ऐसे शीश झुकाते हैं, अंदर से गांधी के प्रति नफरत भरा होता है। तो सिलगुड़ वो नहीं है जो दिखावे के लिए होगा, सिलगुड़ वो होगा जो रियल में आपके व्यक्तित्व में निहित होगा और स्थिर रूप से होगा। ऐसा नहीं कि आप दिखावे के लिए तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। आप एक शब्द समाज में जब हैं तो उसमें बोल रहे हैं ओ हो डूड, स्मोकिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करता, ये धुएं से तो मुझे एलर्जी है, ये है वो है, और जैसे ही आप कोने दबा रहे हो तो स्मोकिंग करने लग रहे हो। तो भैया वो गुण नहीं जो थोड़ा सा समय के लिए आप दिखावे के लिए दिखाते हो, वो सिलगुड़ नहीं है। सिलगुड़ वो है जो आपके व्यक्तित्व में परमानेंट रूप से क्या है? निहित है, आपके पास है। इस सिद्धांत को कैटेल इसेनक के कार्य से सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। तो कैटेल इसेनक ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी व्यक्तित्व के ऊपर थियरी दी है, और इन्होंने जो थियरी दी है वो इस थियरी को सपोर्ट करती है, या कह सकते हैं इसी थियरी का और विकास करती है, उसको एक्सटेंड करती है। तो जब कैटेल महोदय ने अपना सिद्धांत दिया, इनका फैक्टर थियरी है, 16 फैक्टर इन्होंने बताए हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो जब इन्होंने अपनी थियरी दी तो इस थियरी को और बल मिला, इसकी ऑथेंटिफिकेशन हो पाई इनके थियरी के माध्यम से। तो इस सिद्धांत के बारे में इतनी चीजें हमने जाना। अब आगे हम क्या देखते हैं? आगे और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इरेज कर देता हूं। आगे आप लिखेंगे आलपोर्ट महोदय ने
महोदय ने दो प्रकार के सिलगुड़ बताए। दो प्रकार के सिलगुड़ बताए। दो प्रकार के सिलगुड़ बताए। अब याद रखने वाली चीजें हैं, तो आपको बिल्कुल एकदम अलर्ट होकर चीजों को याद रखना है। पहला उन्होंने बताया कॉमन ट्रेड्स। कॉमन ट्रेड्स, सामान्य सिलगुड़। सामान्य सिलगुड़। इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह वे गुण हैं, यह वे गुण हैं, यह वे गुण हैं, यह वे गुण हैं जो किसी समाज या जो किसी समाज या जो किसी समाज या जो किसी समाज या समुदाय या जो किसी समाज या समुदाय या संस्कृति के अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं, अतिथि देवो भव, मनसा वाचा कर्मणा। दो उदाहरण आप लिख सकते हैं। कर्मणा, ठीक। कॉमन ट्रेड, सामान्य सिलगुड़ वे गुण हैं जो किसी समाज या समुदाय या संस्कृति के अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो क्या उसको झाड़ू लेके भगा देते हैं कि भैया काहे आ गईला, खाना पीना अधिक बनावे के पड़ी, ताम झाम बढ़ गयल, तो क्या आप भगा देते हैं? आप बोलेंगे नहीं भगाते हैं। क्यों नहीं भगाते हैं? क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज है ना, उसमें अतिथि देवो भव, हम अतिथि को देव यानी कि भगवान के समान मानते हैं, तो हम उसका बहुत ही सम्मान करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे भारतीय समाज में अधिकांश लोगों में आप ये भी देखेंगे कि वो मन से शुद्ध होते हैं, वाणी से शुद्ध होते हैं, कर्म से भी शुद्ध रहने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे गुण होते हैं जो किसी समाज, किसी समुदाय, किसी संस्कृति के अधिक से अधिक लोगों में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं गुण को जो अल्पोर्ट महोदय थे वो क्या बोलते हैं कि ये कैसे गुण हैं? ये सामान्य सिलगुण हैं। तो ये तो बात हमने कर ली किसकी? सामान्य सिलगुण की। अब जो दूसरा प्रकार है उनका, जो दूसरा प्रकार है उसे भी आप समझेंगे। तो जो दूसरा प्रकार है अब उसको समझते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो क्या है आपका? पर्सनल ट्रेड्स। पर्सनल ट्रेड्स, व्यक्तिगत सिलगुड़। व्यक्तिगत सिलगुड़, ठीक है, ये चीज है। तो व्यक्तिगत सिलगुड़ कौन से गुण होते हैं? जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति की बात करते हैं तो किसी विशिष्ट व्यक्ति में जो गुण देखने को मिलते हैं वे व्यक्तिगत सिलगुड़ कहलाते हैं। व्यक्तिगत सिलगुड़ को इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया। तो पहला कौन सा पार्ट इन्होंने बांटा? जिससे पहले पार्ट को इन्होंने क्या बोला? पहले पार्ट को इन्होंने बोला कार्डिनल ट्रेड। कार्डिनल ट्रेड, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे?
प्रधान सिलगुड़ या मुख्य सिलगुड़, प्रधान सिलगुड़ या मुख्य सिलगुड़ भी आप बोल सकते हैं। जो दूसरा सिलगुड़ इन्होंने बताया वो कौन से थे? तो जो दूसरा इन्होंने सिलगुड़ बताया पर्सनल ट्रेट्स के अंदर, वो बताया सेंट्रल ट्रेट्स, केंद्रीय सिलगुड़, केंद्रीय सिलगुड़। तीसरा कौन सा बताया? तो तीसरा बताया सेकेंडरी, सेकेंडरी ट्रेड्स, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं गौड़ सिलगुड़, गौड़ सिलगुड़। आइए सबसे पहले मैं आपको कार्डिनल ट्रेट यानी कि प्रधान सिलगुड़ के बारे में बताता हूं। ये किसी व्यक्ति में क्या है भैया? मुख्य लक्षण है। ये किसी व्यक्ति में मुख्य लक्षण है। इसी लक्षण के वजह से व्यक्ति की पहचान होगी, इसी लक्षण के नाम से व्यक्ति को पहचाना जाएगा। तो ये मुख्य लक्षण है किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के मुख्य लक्षण है ये। पहली चीज तो आप ये लिख लेंगे। एक व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में कुछ, कुछ का मतलब एक या दो, एक या दो ऐसे गुण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो उस व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं, जो उस व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं, जो उस व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं, पहचान बन जाते हैं। इसके अंदर आप उदाहरण दो लोगों का लिख सकते हैं। एक तो भैया आप महात्मा गांधी जी का उदाहरण लिख लीजिए, महात्मा गांधी जी का उदाहरण लिख लीजिए। अहिंसा के पुजारी के नाम से इनको जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? एक आप हिटलर को लिख सकते हैं, हिटलर को लिख सकते हैं जो कि नस्लवाद का समर्थक था, नस्लवाद या नात्सीवाद का समर्थक था। कार्डिनल ट्रेट्स में किस प्रकार के गुण आ जाएंगे तो आप वो भी लिख लीजिए। आ जाएंगे अल्ट्रिस्ट या फिर जो सेल्फलेस होते हैं, खुद की नहीं सोचते हैं, खाली दूसरों के लिए काम करने की सोचते हैं। जो ग्रीडी होते हैं, करुणा रखते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, तो वे आ जाएंगे। कार्डिनल ट्रेट को हम बोलेंगे प्रधानशील गुण, और ये मुख्य लक्षण है किसी व्यक्ति के। किसी व्यक्ति में कुछ एक या दो ऐसे गुण होते हैं जो उस व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंसा का कोई प्रयोग नहीं किया, तो अहिंसा के समर्थक, पुजारी, मानने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा था अहिंसा। हिटलर, जर्मनी का जो शासक था हिटलर, वो नस्लवाद का कट्टर समर्थक था, यानी अपने नस्ल के लोगों को ही वो अपने साम्राज्य में रहने देना चाहता था और अपने नस्ल के लोगों का ही वो विकास करना चाहता था। तो विभिन्नता से उसको बड़ी नफरत थी। तो उसके व्यक्तित्व की जब भी बात होती है तो बोला जाता है कि वो नस्लवाद का कट्टर समर्थक था। तो नस्लवाद उसके व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। तो ऐसे सिलगुण जो कि हमारे व्यक्तित्व के मुख्य हिस्सा होते हैं, उसी के वजह से हमको जाना जाता है। जैसे आप हो सकते हैं परोपकारी, दूसरों की भलाई के लिए पूरा जीवन आप खपा देते होंगे, जैसे मदर टेरेसा, सेवा के लिए उन्हें जाना जाता है। ग्रीडी, तो इस प्रकार के एक या दो गुण जो होते हैं वो कार्डिनल ट्रेट प्रधानशील गुण में आपके आते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं सेंट्रल ट्रेट्स, केंद्रीय सिलगुण। केंद्रीय सिलगुण हम देखते हैं।
इसके बारे में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये किसी व्यक्ति में कुछ, और ये वाला कुछ कितना भैया, 5 से 10 की मात्रा में होते हैं, मात्रा में होते हैं। ये जो केंद्रीय सील गुण है किसी व्यक्ति में 5 या 10 हो सकते हैं। और होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है इन गुणों की, कि ये जो गुण होते हैं व्यक्ति के हर गतिविधि में काम आते हैं, व्यक्ति के प्रत्येक गतिविधि में इन सील गुणों की भूमिका होती है, इन सील गुणों की भूमिका होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो सील गुण होते हैं ये कैसी भूमिका निभाते हैं, तो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कोई भी काम कीजिए तो केंद्र में ये सील गुण आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो कैसी भूमिका निभाते हैं, केंद्रीय भूमिका निर्वहन करते हैं ये सील गुण। इन सील गुणों के अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहेंगे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी। भाई आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप ईमानदारी बरतना चाहते हैं। फिर लिख सकते हैं लॉयल्टी, किसी भी रिश्ते में जब आप जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भाई आप लॉयल कितने हैं, ठीक ना, अपने पार्टनर के प्रति। काइंडनेस हो जाएगा, कितने दयालु हैं, कोई भी काम करते हैं तो सभी काम में काइंडनेस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, काइंडनेस चाहिए होता है। इसके बाद आप स्ट्रेंजर भी इसमें आ जाएगा कि भाई आप कितने झूठे हैं, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं फ्रॉड, कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें फ्रॉडगिरी कर देते हैं। कितने जेन्यून हैं आप, कितने जेन्यून है, ठीक। तो आप देखिए समझिए, जो सेंट्रल ट्रेट्स होंगे उन्हें केंद्रीय सील गुण बोलते हैं, केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, किसी व्यक्ति में 5 से 10 की मात्रा में होंगे, व्यक्ति के प्रत्येक गतिविधि में इन सील गुणों की भूमिका होती है। आप कोई भी काम करते हैं, ईमानदारी का ख्याल आपको जरूर आता होगा। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते होंगे, कोई भी चीज करते हैं तो लॉयल आप रहना चाहते हैं कि उस चीज के प्रति हम लॉयल रहें। काइंडनेस भी बड़ी जरूरी है। जो फ्रॉड होंगे वो कोई भी चीज आप उनसे करवा लीजिए, वो उसमें फ्रॉडगिरी कर ही देंगे। तो जेन्यून, कि कितना आप वास्तविक तरीके से चीजों को करते हैं या चीजों में रहते हैं। तो इस प्रकार के गुणों को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स के बारे में। ये व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा नहीं होते हैं, व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा नहीं होते हैं, व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा नहीं होते हैं। दूसरी आप इनके बारे में क्या चीजें लिख सकते हैं, दूसरा आप इनके बारे में लिख सकते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से सामने आते हैं, सिचुएशन अकॉर्डिंग ये सील गुण व्यक्ति में सामने आते हैं, व्यक्ति में सामने आते हैं, ठीक। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, जलन हो गया, प्रेम मुग्धता हो गया, अत्यधिक लगाव हो गया। चलिए समझा देते हैं आपको हम सेकेंडरी ट्रेट्स को, गौण सील गुण को। इसका नाम ही है गौण सील गुण, यानी ये हमारे व्यक्तित्व का पहली बात तो प्रमुख हिस्सा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 24 घंटा गुस्सा आता है क्या, तो आप बोलोगे कैसी बाकी बातें कर रहे हो सर, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आता है। हमारे साथ कुछ वैसी चीजें घट जाती हैं, किसी वैसी घटना का हम शिकार हो जाते हैं, तभी हमारे अंदर क्रोध, गुस्सा, जलन, इससे आती है। प्रेम मुग्धता, जैसे कि हम लड़का है, हमने किसी लड़की को देखा और पहली नजर वाला ही अगर प्यार हो गया,
तो उसके प्रेम में हम मुग्ध हो जाएंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यह सिलगुड़ सामने आएगा। अगर मुझे कोई लड़की वैसी न मिली तो फिर वो चीज नहीं होगा। अत्यधिक लगाव, टीचिंग का काम कर रहा हूं, इससे मुझे अत्यधिक लगाव है, तो ये लगाव कैसे सामने दिख पाया? क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति बनी। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो आप कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा नहीं होते हैं, परिस्थिति के अनुसार सामने आते हैं। उदाहरण, क्रोध, ईर्ष्या, जलन। तो ये जो व्यक्तित्व के इन्होंने पर्सनल ट्रेट्स के अंदर 3 प्रकार के सीलगुण बताए, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको ये चीजें याद भी हो गए होंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ट्रिक बताता हूं, तो इन्हें याद करने का जो ट्रिक है, पर्सनल ट्रेट के अंदर जो 3 सीलगुण है, इन्हें याद करने का ट्रिक है सीसीएस। आपने सुना होगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो उसी यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा। तो पहले वाले सी से आपका कार्डिनल ट्रेट हो जाएगा, दूसरे वाले सी से आपका सेंट्रल ट्रेट्स हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे जो यस है उससे आपका सेकेंडरी ट्रेट्स हो जाएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, इतना का आप स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए। चलिए अब मैं इरेज कर देता हूं। अब इस थियरी की हम क्या देखते हैं? इस थियरी के हम जानते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, हिंदी में बोले तो शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ कि भैया इस थियरी को पढ़ने का क्या लाभ है, कैसे इस थियरी को अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज को देखेंगे। तो इसमें आप पहली चीज क्या लिखेंगे? पहला चीज आप लिखेंगे कि शिक्षा जगत को व्यक्तित्व के मापन का, आप पहली चीज इसमें लिखेंगे कि शिक्षा जगत को व्यक्तित्व के मापन का प्रामाणिक वस्तुनिष्ठ साधन प्राप्त हुआ। दूसरा आप क्या लिखेंगे? दूसरा आप लिखेंगे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के गुणों की पहचान को महत्व मिला। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के गुणों के पहचान को महत्व मिला। वह इस पहचान हेतु व्यवहार निरीक्षण विधि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तीसरा आप लिखेंगे व्यक्तित्व के भीतरी प्लस बाहरी गुणों का मापन कर विद्यार्थियों के
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। सहायता शिक्षकों द्वारा पहुंचाई जा सकती है। पहुंचाई जा सकती है। चलिए देखिए, समझिए इस चीज को। इस थियरी को हमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जब यह थियरी नहीं आई थी तो हमको नहीं पता था कि व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण होते हैं। वो शब्दावली हमारे पास नहीं थी, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, सत्य, हिंसा, परोपकारी, ठगी, इस प्रकार के हमारे पास शब्दावली नहीं थी जिससे कि हम किसी के व्यक्तित्व का वर्णन कर सके। तो जैसे ही अल्पोर्ट महोदय ने इस थियरी को दिया, हमारे पास 4500 कुछ शब्द आ गए जिससे कि हम व्यक्तित्व को क्या कर सकते थे, वर्णन कर सकते थे। तभी मैं बताऊंगा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तो वो परीक्षा में जरूर आता है। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने अपनी थियरी दी, हमें बहुत सारी शब्दावली मिली जिसके कारण हम क्या कर सकते थे, व्यक्तित्व के मापन को कर सकते थे। और कैसा मापन, प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ मापन हम कर सकते थे। तो शिक्षा जगत को एक ऑथेंटिक कह सकते हैं कि टेस्ट का साधन प्राप्त हुआ, पर्सनैलिटी टेस्ट का। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के गुणों के पहचान को महत्व मिला। जब तक हमारे पास शब्दावली नहीं आई थी व्यक्तित्व से संबंधित, तो हम किसी भी विद्यार्थी के गुणों को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही ये थियरी आई, शब्दावली आई, तो फिर हम विद्यार्थी के व्यक्तित्व को पहचानने लगे कि ये ईमानदार है, ये परोपकारी है, ये बहुत ही कठोर है, ये फ्लेक्सिबल बच्चा है। तो उसके कारण क्या हुआ, विद्यार्थी के गुणों को शिक्षक द्वारा पहचाना जाने लगा। और इसी कारण कि हम विद्यार्थी के गुणों को कैसे पहचान सके, व्यवहार निरीक्षण विधि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। व्यवहार निरीक्षण विधि क्या है, मतलब किसी भी बालक के व्यक्तित्व को आप कैसे पहचानिएगा। उससे पूछिएगा, बालक इधर आओ, तुम कैसे हो, क्या तुम चोरी करते हो। कभी बोलेगा कि हम चोरी करते हैं, कभी बुरा काम करते हैं। तो व्यवहार को निरीक्षण किया जाने लगा शिक्षकों के द्वारा। बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है, शिक्षक कॉर्नर में खड़ा होकर बिना उसको बताए उस पर नजर रख रहा है और उससे बालक के व्यक्तित्व का पता चल रहा है। वो गेम खेल रहा था बालक, उसने अपने साथी को चोट पहुंचा दी, साथी को ढकेल कर आगे बढ़ गया, तो उसके ओरिजिनल गुण का शिक्षक को पता चल पाया इस थियरी के आने के बाद। तो यही चीज बोला जा रहा है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व के गुणों की पहचान को महत्व मिला, शिक्षक गुणों की पहचान करने लगे और व्यवहार निरीक्षण विधि भी आया कि गुणों को पहचान करना है तो कैसे करना है, तो एक विधि भी विकसित हुई। व्यक्तित्व के भीतरी प्लस बाहरी गुणों का मापन कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट में शिक्षकों द्वारा सहायता पहुंचाई जा सकती है। इसको समझिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। एक बालक है, इसमें क्या होगा, फ्यू ट्रेट्स होंगे, यानी कि कुछ सिलगुण होंगे। मान लेते हैं कि इसमें एक सिलगुण क्या है, लॉयल्टी है और एक सिलगुण क्या है, फ्रॉड है। दो सिलगुण इस बालक में है। तो लॉयल तो ये रहता है, लेकिन किसके प्रति लॉयल रहता है, जिन लोगों के साथ मिलकर फ्रॉड का काम करता है उसी के प्रति ये लॉयल रहता है, लेकिन फ्रॉड भी है। तो जैसे ही किसी शिक्षक को इन सिलगुणों का पता चलेगा, इन सिलगुणों का वो मापन करेगा और पता लगा लेगा, तो फिर क्या कर सकता है शिक्षक, लॉयल्टी जो है ये तो अच्छा गुण है, तो इसको क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा। क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा। फ्रॉड जो है बहुत ही बेकार है, अवगुण है, तो क्या कर देगा, इलिमिनेट कर देगा, या बोल सकते हैं इसमें डाउनफॉल लाएगा। तो जब वो फ्रॉड वाले गुण को खत्म कर देगा शिक्षक और लॉयल वाले को प्रमोट करेगा किसी न किसी गतिविधि के माध्यम से, तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं, आप बताइए। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इस थियरी के आने के वजह से
पहले तो शिक्षक क्या करेगा, किसी बालक के सिलगुण का पता लगाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही सिलगुण का, और पता लगा के जो उसमें सिलगुण पॉजिटिव होगा उसको तो वो प्रमोट कर देगा, जो नेगेटिव होगा उसको इलिमिनेट कर देगा, और ऐसा करके वो किसी बालक के होलिस्टिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकता है एक शिक्षक। तो ये होगा इस थियरी के क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो आई होप आपने ये चीज देख लिया है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इस थियरी के अब हम अंतिम पायदान पे हैं, और अंतिम पायदान क्या है, निष्कर्ष। अंतिम बिंदु आप डालिएगा, क्या डालेंगे आप, निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन आप डाल लेंगे, छोटा सा है, 2-3 लाइन अब और बच गया है, फिर क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप जो चीज लिखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो लिखेंगे आप, पूरा लिखते जाइए। आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, व्यक्ति के, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन का, तो आप इसको पूरा लिख ही लीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने, व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने तथा उसका वर्णन करने, तथा उसका वर्णन करने में मुख्य भूमिका प्रधान एवं केंद्रीय सिलगुणों की होती है। प्रधान एवं केंद्रीय सिलगुणों की होती है। प्रधान एवं केंद्रीय सिलगुणों की होती है। लिख लेंगे आप। फिर आप दूसरी चीज इसमें लिखेंगे, व्यक्तित्व के वर्णन व्यक्तित्व के वर्णन हेतु कितने सिलगुणों, व्यक्तित्व के वर्णन हेतु कितने सिलगुणों की आवश्यकता होगी, कितने सिलगुणों की आवश्यकता होगी, यह निश्चित करने के लिए, अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व गुणों को प्रकट करने वाले, व्यक्तित्व गुणों को प्रकट करने वाले 17,953 शब्दों का विश्लेषण किया। शब्दों का विश्लेषण किया। फिर उनमें से कुछ शब्दों को
फिर उनमें से कुछ शब्दों को निकालकर फिर उनमें से कुछ शब्दों को निकालकर ऐसे 4541 शब्दों का चयन किया जो व्यक्तित्व तथा व्यवहारों का ठीक प्रकार से वर्णन करते हैं। व्यवहारों का ठीक प्रकार से वर्णन करते हैं। इस तरह अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व गुणों के माध्यम से व्यक्तित्व को जानने तथा समझने का एक नवीन उपागम विकसित करने की शुरुआत की। आगे लिखेंगे, आगे चलकर कैटेल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का विकास कर पूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसे पूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो आइए निष्कर्ष को समझते हैं 2 मिनट में। देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने तथा उसका वर्णन करने के लिए जो मुख्य भूमिका होती है वो प्रधानशील गुण एवं केंद्रीयशील गुण की होती है। जो कार्डिनल ट्रेट हमने पढ़ा और जो सेंट्रल ट्रेट्स हमने पढ़ा, तो ये 2 ही ट्रेट्स की भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को समझने व जानने के लिए। अब इस थियोरी को देने हेतु अल्पोर्ट महोदय ने किया क्या, तो सबसे पहले ऐसे शब्द जो व्यक्तित्व गुणों को प्रकट करते हैं, तो 17,953 शब्द खोजकर निकाले उन्होंने, जो व्यक्तित्व गुण को क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। और 17,953 शब्द में ही छांटना शुरू किया। जो कॉमन कुछ शब्द थे तो उनको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद 4,541 शब्द का चयन किया। ये शब्द ऐसे थे जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यवहार को ठीक प्रकार से वर्णन करते थे। तो इस प्रकार अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व गुणों के माध्यम से, इस शब्दावली के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने तथा समझने का हमें क्या दिया, एक थियरी दी, एक उपागम दिया। ठीक, और आगे चलकर जो कैटेल महोदय थे, जो कैटेल भी एक मनोवैज्ञानिक हैं,
इस सिद्धांत का क्या करते हैं, विकास करते हैं, और जब इस सिद्धांत का वो विकास कर देते हैं तो इनकी ये थियरी और भी ऑथेंटिक हो जाती है। तो जो अगला थियरी हमें पढ़नी है वो कैटेल महोदय की है, तो वो भी मजा आएगा पढ़ने में। तो इस प्रकार एक क्लास आपकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक और चैनल है मेरा जिसका नाम है एमएड वाले ब्रिजेश सर, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास होगी इसमें जो मजेदार बातें होंगी तो उसके शॉर्ट्स क्रिएट किए जाएंगे, और वो शॉर्ट्स उसी चैनल पे अपलोड होंगे, जिससे कि हम लोग के बीच में जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा बढ़िया हो पाएगा और आप लोग का भी मन लगता रहेगा। ये चीजें मैं चाहता तो पीपीटी के माध्यम से ये चीज आपको 5 मिनट में पढ़ा के खत्म कर देता, महज 5 मिनट लगते हैं पीपीटी के माध्यम से मैं पढ़ा के उड़ा देता। लेकिन मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ पता है, देखिए पूरा हाथ सफेद हो जाता है इस तरीके से लिख लिख कर पढ़ाने में। इस तरह से लिख लिख के मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो ये चीजें हैं आपके दिमाग में छप जाएं। आप मेरे साथ जब लिखेंगे, देखेंगे, बार बार उस चीज को सुनेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जब आप बैठेंगे सीयूईटी पीजी के एग्जाम हॉल में, आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो चीजें विजुअलाइज्ड होंगी। इसमें से एक भी प्रश्न आ जाएगा तो आप उसको बिना हल करे नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।